सभी को नमस्ते एंड गुड इवनिंग सारे स्टूडेंट्स को, है ना। अभी अहमद सर की क्लास हो रही थी तो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू और वॉइस इशू हो गया था। तो सर ने कहा है कि जहाँ से वो मतलब जहाँ से अंतिम हुआ है कल वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी वॉइस सबकी आ रही है, वॉइस सबको आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर देना आप लोग, ठीक है। वॉइस आ रही है कि नहीं? ठीक। और हिस्ट्री पढ़ के अगर थोड़ा सा सो गए होगे तो वापस से आ जाओ, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। आ रही है ना सभी को आवाज? क्लियर कर देना मुझे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। आ रही है सर आवाज? इधर आ रही है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या कि हिमालय के बारे में, ठीक है। हिमालय के बारे में हमने क्या क्या देखा था? पहले हमने हिमालय को दो भागों में बांटा है ना। कौन कौन सा? उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। मतलब पूरा हिमालय को हमने पढ़ने के लिए इस तरीके से डिवाइड किया था। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि उत्तरी पहाड़ियों को हमने तीन टाइप से डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो कौन कौन सा था? पहला हिमालय, फिर हिमालय पार की श्रेणियां, ठीक। फिर पढ़े थे हमने या पढ़ेंगे हम पूर्वांचल श्रेणियां, ठीक है। तो हिमालय को हमने पढ़ा, हिमालय को हमने दो तरीके से पढ़ा था। कौन कौन सा? उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सा हिमालय था? महान हिमालय या वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पश्चिम से पूर्व, जिसकी वजह से हमने हिमालय को स्टेट वाइज डिवाइड किया था, है ना। जैसे कश्मीर पंजाब हिमालय, है ना, कुमाऊं हिमालय, इस तरीके से हमने उसको स्टेट वाइज डिवाइड किया था। उसके बाद कौन सा पढ़े थे हमने? हिमालय पार की श्रेणियां, ठीक। हिमालय पार की श्रेणियां मीन्स हिमालय के और ऊपरी वाला हिस्सा, ठीक है। तो हिमालय पार की श्रेणियों में कौन कौन सा पढ़े थे हमने? अगर आप लोग कंटिन्यू रहोगे क्लास में तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो मिस मत करना आप लोग, ठीक। तो हिमालय पार की श्रेणियां, हिमालय पार की श्रेणियां में कौन सा था? पहला क्या था? काराकोरम श्रेणी, ठीक। काराकोरम श्रेणी के बाद कौन सा था? कौन सा था? लद्दाख श्रेणी। उसके बाद क्या था? जांस्कर श्रेणी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? हिमालय पार की श्रेणी, ये दो टॉपिक देख लिए। आज हम पढ़ेंगे क्या? पूर्वांचल श्रेणियां, मतलब पूर्व से पूर्व की तरफ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हमने? जो जो हमारे पूर्व के तरफ या पूर्व के राज्यों में हिमालय का जो हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पूर्वांचल श्रेणियां, ठीक है। पूर्वांचल श्रेणियों में कौन कौन सा हिमालय का हिस्सा है और वहां पर उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा पूर्वी हिस्सा बना है। पूर्व मीन्स जैसे अगर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह कर कर बैठे हैं तो आपका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा, ठीक है। पूर्वी वाला हिस्सा। तो पूर्व में कौन कौन से राज्य आते हैं? कौन कौन से राज्य आते हैं पूर्व की तरफ? बताइए कौन कौन से राज्य आते हैं? आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब कौन सा एरिया है आपका? पूर्वी वाला हिस्सा। अब इस राज्यों में कौन कौन सी जो है वो हिमालय का हिस्सा पड़ता है या कौन कौन से पर्वत है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वांचल। आप लोग बाकी लोगों को विजिबल हो रहा है क्या? ये थोड़ा सा मार्कर में इशू है, कल तक इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा।
पूर्वांचल श्रेणियां, ठीक है। पूर्वांचल श्रेणियां किससे बनी हुई है? लाल बलुई मिट्टी से, लाल बलुई मिट्टी से, ठीक है। ये क्या है? आपका म्यांमार है ना, आपका ये भारत है। भारत में पूर्व के हिस्से में भारत के पूर्वी हिस्से में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से लगा हुआ कौन सा देश आ रहा है? आपका म्यांमार, ठीक है। तो ये क्या है? भारत की जो पूर्वांचल पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर आता है? म्यांमार में आता है। विस्तार कहाँ तक है इसका? विस्तार क्या लिखेंगे आप? म्यांमार तक है, ठीक है, म्यांमार तक है, ठीक। पूर्वांचल पहाड़ियों का विस्तार कहाँ तक है? म्यांमार तक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा, ठीक। इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? अराकान, अराकान योमा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पूर्वांचल पहाड़ियों को, ठीक है। पहाड़ियां, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक। अंडरलाइन करके जरूर लिखेंगे, अराकान योमा पहाड़ियों के नाम से, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विस्तार म्यांमार तक है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है? समुद्रों से, समुद्र में क्या है आपका? डूबा हुआ है, ठीक है। आगे चलता है, ये समुद्र में डूबा हुआ है, कौन सा? यस, अच्छा जाना जाता है, नहीं दिख रहा है, ओके मैं नीचे लिख दे रही हूँ। हाँ, जाना जाता है, ठीक। और क्या है? समुद्र में डूबा हुआ है, और इसका आधा हिस्सा या डूबने के बाद ये आगे चल के हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने नाम जानते होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। कहां पर देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूर्वांचल पहाड़ी का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूर्वांचल पहाड़ी किससे बनी हुई है? लाल बलुई मिट्टी से बनी हुई है, जिसका विस्तार कहां तक देखने को मिलता है? म्यांमार तक देखने को मिलता है, ठीक। आगे जाएंगे तो ये समुद्र में क्या हो जाता है? डूब जाता है, लेकिन उसके बाद इसका जो हिस्सा है हमको कहां पर देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। और सर्वोच्चतम चोटी है ना किसकी? पूर्वांचल पहाड़ी की, मतलब पूर्वी हिस्से में आने वाले जितने भी पहाड़ियां पढ़ेंगे, जिसके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा यह सर्वोच्चतम चोटी है, डालना उस पे, अरे सर्वोच्चतम चोटी, ठीक है, लिखो सर्वोच्चतम चोटी किसकी? पूर्वांचल श्रेणी की, ठीक है। पूर्वांचल श्रेणियों की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? तारामती शिखर, तारामती शिखर है, ठीक। सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है पूर्वांचल श्रेणी की? तारामती शिखर, ठीक। अगर ये हो गया है तो अब इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। ये हो गया पूर्वांचल श्रेणी, लिखो लाल बलुई मिट्टी से निर्मित, शॉर्ट में लिखो, ठीक है। एकदम पूरा बच्चों जैसे हमको डिटेल में नहीं लिखना है, पॉइंट्स बना के लिखो ताकि वो चीज आपको जल्दी याद होगी, ठीक। तो पूर्वांचल श्रेणी हेडिंग डालो, नीचे में लिखो लाल बलुई मिट्टी द्वारा निर्मित। नेक्स्ट पॉइंट लिखो विस्तार म्यांमार तक या म्यांमार देश तक, ठीक है, जिसे आराकान योमा नाम से जाना जाता है। कहां पर? म्यांमार में, है ना। और
आगे चलकर ये समुद्र में क्या हो जाता है, डूब जाता है, परंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुनः देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुनः देखने को मिलता है। ठीक, अंडमान और सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है इसकी, तारामती शिखर। ठीक है, सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, तारामती शिखर। ये हो गया। अब डालते हैं इसका कौन कौन सी पूर्वांचल श्रेणियां हैं। ठीक, तो पहला नंबर डालो, पहला आएगा आपका पटकाई बूम। पहला कौन सा है, पटकाई, पटकाई बूम। ठीक है, पहला पूर्वांचल श्रेणी का क्या नाम है, पटकाई बूम। ठीक है, ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार। ठीक है, पटकाई बूम पहाड़ी क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश, बीच में धन का डाल दो, और म्यांमार की क्या बनाता है, सीमा बनाता है, बॉर्डर है ना, सीमा बनाता है। ठीक, कौन, पटकाई बूम। ठीक है, और नीचे पॉइंट डालो। पहला पॉइंट क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या डालोगे आपका, सर्वोच्चतम चोटी, पटकाई बूम की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, दफा बूम। कौन सी है, दफा बूम। सिर्फ पॉइंट डाल के लिखना है अपने को। ठीक, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखो, टाइम वेस्टिंग है, समझने में भी प्रॉब्लम होती है ना, पूरा कहानी पढ़ने के लिए। तो पटकाई बूम क्या है, पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। ठीक, और सर्वोच्चतम चोटी कौन सी आएगी आपकी, दफा बूम। ठीक है, कौन सी आएगी, दफा बूम। ठीक, अब नेक्स्ट डालो, नागा पहाड़ियां या कोहिमा दूड़ी। नेक्स्ट पहाड़ी कौन सा आएगा, नागा पहाड़ियां, या इसी को क्या कहते हैं, कोहिमा, कोहिमा दोणी। दा में ओ की मात्रा दो, ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी। ठीक है, नागा पहाड़ियां या कोहिमा दोणी, ये क्या है, ये क्या काम करता है, नागालैंड प्लस म्यांमार के बीच सीमा का काम करती है, बॉर्डर बनाती है। ठीक है, किसके किसके बीच, नागालैंड धन म्यांमार। ठीक, म्यांमार की सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, नागा पहाड़ियां क्या करती हैं, थोड़ा सा सर्वर इशू हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन क्लासेस है तो ये सब थोड़ा चलते रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, हाँ सॉरी, स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ थे, नागा पहाड़ी में, है ना।
तो नागा पहाड़ियां या कोहिमा डोंगरी। नागा पहाड़ियां क्या काम करती है? नागालैंड प्लस म्यांमार की सीमा बनाती है। किसके किसके बीच? नागालैंड और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। और एक इसमें पॉइंट ऐड करना आप लोग कि ये भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का भी कार्य करती है। ठीक है, ये क्या करती है? भारत मतलब दो देशों में, है ना, भारत धन बीच में डाल दो धन, और कौन सा? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बीच क्या करती है? ये जल विभाजक। जल विभाजक मतलब समझ रहे होगे क्या होगा इसका? जल विभाजक का कार्य करती है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखो। ठीक है, इन पहाड़ियों के बीच में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का कौन सा है, कौन सा पहाड़ियां हैं जो जल विभाजक का कार्य करती है? तो कौन सा है? नागा पहाड़ियां या कोहिमा डोंगरी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट क्या ऐड करोगे? सर्वोच्चतम चोटी। ठीक है, क्या ऐड करोगे? सर्वोच्चतम चोटी। सर्वोच्चतम चोटी कौन सी आएगी बेटा इसमें? तारामती शिखर। तारामती शिखर और कहाँ पे आया था? याद करो, अगर क्लास में सो नहीं रहे होगे तो पता होगा। बताओ कौन सी आएगी इसमें? तारामती शिखर। ठीक है, नागा पहाड़ी की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? तारामती शिखर। इसके अलावा तारामती शिखर कहाँ पे आया था? पूर्वांचल श्रेणी मतलब पूरे पहाड़ियां जितने भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो पटकाई बूम हो, नागा पहाड़ी हो, या और भी जो पूर्व में आने वाले जो पहाड़ी हैं, उन सब की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी आएगी आपकी? तारामती शिखर। कौन सी आएगी? तारामती शिखर, जो कि कहां पर स्थित है? नागा पहाड़ी में। इसको पॉइंट कर लेना। ठीक, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पढ़ क्या रहे हैं हम? तीसरा, तीसरा लिखो। तीसरा कौन सा आएगा आपका? मणिपुरी पहाड़ियां। ठीक है, कौन सी आएगा? मणिपुरी पहाड़ियां। ठीक, कौन सा है? मणिपुरी पहाड़ियां। अब ये क्या आएगा? ये ये क्या काम करता है? मणिपुर और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, एज यूजुअल आपके राज्यों के हिसाब से ही वो काम कर रहा है। मणिपुर प्लस म्यांमार के बीच की सीमा। ठीक है, शॉर्ट में लिखो ताकि समझ में भी आ जाए आप लोगों के, और लिखने के बाद भी पढ़ सको बाद में। ठीक है, मणिपुरी पहाड़ियां क्या करती हैं? मणिपुर प्लस म्यांमार के बीच सीमा बनाती है, और इसमें महत्वपूर्ण नदी जो बहने वाली है उसका उद्गम स्थल है। कौन सी? मणिपुरी नदी। मणिपुरी नदी का उद्गम स्थल कौन है? मणिपुरी पहाड़ियां। ठीक है, इसके दो हो गए। ठीक है, क्या हो गया? मणिपुर प्लस म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है, और मणिपुरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाला, मिजो पहाड़ियां। सर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या विजिबल होगा नीचे तक? ठीक है, मिजो पहाड़ियां। ठीक है, मिजो पहाड़ियां। मिजो पहाड़ियां क्या काम करती है? मिजो पहाड़ियां 3 देशों के बीच में सीमा बनाती है। 3 देशों के बीच में बनाने वाली पहाड़ी का क्या नाम है? मिजो पहाड़ियां। कौन कौन सी? भारत प्लस म्यांमार प्लस बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा। ठीक, मिजो पहाड़ियां क्या काम करती है? 3 देशों के बीच में सीमा बनाती है। वो देश कौन कौन से हैं? ऑब्वियस है, भारत,
नेक्स्ट है म्यांमार और थर्ड है कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है, और इसकी सर्वोच्चतम चोटी, सर्वोच्चतम सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्चतम चोटी ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, या फिर ब्रैकेट में डालो नीला पर्वत। ठीक, एक बार रिपीट कर दे रही हूं, पहला क्या पढ़े थे हमने, पटकाई बूम। ठीक है, अब पूर्वांचल श्रेणियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, तारामती शिखर। ठीक, अब पूर्वांचल श्रेणी की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, पहला कौन सा है आपका, पटकाई बूम। ठीक है, पटकाई बूम, पटकाई बूम क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश प्लस क्या करता है, म्यांमार की सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, दफा बूम। साथ में याद भी करते रहो और सुनते भी रहो और उस चीज को याद करते रहो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नागा पहाड़िया। ठीक है, नागा पहाड़ी की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, तारामती शिखर। ठीक है, और क्या करता है ये, नागालैंड प्लस म्यांमार की सीमा बनाती है। ठीक है, तीसरा आता है मणिपुर पहाड़ियां। ठीक है, मणिपुर पहाड़ी क्या करती है, मणिपुर प्लस म्यांमार की बीच की सीमा बनाती है। इसके अलावा मणिपुर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिजो पहाड़ियां। मिजो पहाड़ी क्या करती है, भारत मतलब 3 देशों के बीच में सीमा बनाती है। कौन कौन सी है वो, भारत है ना, और कौन सा है, म्यांमार प्लस बांग्लादेश। ठीक है, इस तरीके से वो 3 देशों के बीच में सीमा बनाती है और इसकी सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, 1 मिनट में मैं पानी पी ले रही हूं, जब तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया, मैं इसको रब करती हूँ। तो इस तरीके से हमने हिमालय का पूरा हिस्सा देख लिया है। ठीक है, मेन पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया है। ठीक, इसी को आप डिटेल में जितना बना सकते हो बना सकते हो, लेकिन पॉइंट्स जो जिससे आ सकते हैं मतलब क्वेश्चंस, वो पॉइंट्स को मैंने लिखवा दिया है। अब हमने पढ़ेंगे कौन सा, एक हिमालय हो गया। अब सेकंड जो है वो भौतिक प्रभाग में ही दूसरा पॉइंट या दूसरा हेडिंग डालो आप लोग, क्या हेडिंग रहेगा, भारत का विशाल मैदान, जो कि वाकई बहुत अच्छा है, टॉपिक भी अच्छा है। हेडिंग डालो आप लोग, भारत का विशाल मैदान। सब लोग होप्स हो कि सब नोट्स बना रहे होंगे, कोई चीटिंग नहीं कर रहा होगा। नोट्स बनाओगे, नोट्स रहेगा, कल को पढ़ सकते हो। ठीक, हेडिंग डालो, भारत का विशाल मैदान।
ठीक है, तो भारत का विशाल मैदान कैसे बना? भारत का विशाल मैदान कैसे बन सकता है? आप लोग बताओ, एक मैदान कैसे बन सकता है? एक मैदान जो है वो उपजाऊ कैसे बन सकता है? क्या अपने आप बन जाता होगा क्या बिना पानी के? नहीं, है ना। वो कैसे बनता है? ऑब्वियस सी बात है, नदियों के द्वारा जो भी बहाकर लाई गई अवसादें होती हैं, है ना। तो जब तक किसी मृदा में पानी नहीं पड़ेगा, क्या वो उपजाऊ हो सकता है क्या? नहीं। तो सेम वैसे ही भारत का विशाल मैदान कैसे बना है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये आप तीन नदियां, जब हम लोग नदियां पढ़ेंगे ना तो इनका क्या पढ़ेंगे? नदी तंत्र पढ़ेंगे, है ना। तो इन नदियों के जो जितने भी सहायक नदी हैं जो भारत में फैले हैं, है ना, इन नदियों के सहायक नदियों के द्वारा ही क्या तैयार हुआ है? भारत का विशाल मैदान तैयार हुआ है। ठीक है, कैसे? गंगा, पहले सिंधु लिख लो, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां कौन कौन सी? सिंधु, पता नहीं आज लिखने में बहुत मिस्टेक हो रहा है, सिंधु, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियां, है ना। ये तीनों नदियों की सहायक नदियां, ये नदी तो है ही, प्लस इनकी सहायक नदियां, है ना। सहायक नदियां जो पूरे भारत में अपना विस्तार लिए हुए हैं, इनके अवसादों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? भारत का विशाल मैदान तैयार हुआ है। ठीक है, ये कैसे हुआ है? मोटी मिट्टी के आवरण, है ना, पर्याप्त जल आपूर्ति और आदर्श क्या है आपका? तापमान। कौन कौन सा? मोटी मिट्टी का आवरण, ठीक है, मोटी मिट्टी का आवरण लिख लो, पॉइंट डाल लो, मोटी मिट्टी का आवरण, पर्याप्त जलापूर्ति और आदर्श तापमान के द्वारा जो है वो भारत का विशाल मैदान तैयार हुआ है। ठीक है, अब आते हैं भारत का मैदान जो है वो हमारे लिए क्या क्या लाभदायक देता है। ठीक है, वनस्पति की दृष्टि से क्या क्या है इसमें? हमारे पूरे देश में अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं, है ना। इन्हीं के द्वारा अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी खेती अच्छी नहीं होगी। नॉर्मल खेती ही नहीं, उसमें जो प्राकृतिक वनस्पतियां उगती हैं वो भी देखने को मिलेगी क्या? नहीं, है ना। तो ये सब क्या होता है, किस किस चीज के लिए लाभदायक है? उपजाऊ मिट्टी के कारण भारत के महान मैदानों में व्यापक वनस्पति है जो सिंचाई के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। ठीक है, इन मैदानों पर कई प्रकार के क्या होते हैं? पेड़ पौधे जो है वो उगाए जाते हैं। ठीक, तो इनके पॉइंट्स डाल लो। भारत के लिखो, भारत के विशाल मैदान, भारत के विशाल मैदान के लाभ। हो गया क्या? पहला पॉइंट डालो, क्या लिखोगे इसमें? पहला पॉइंट डाल के लिखो, भारत के बड़े पैमाने में हरियाली और पोषक तत्वों से भारत के विशाल मैदानों में हरियाली, भारत के विशाल मैदानों में हरियाली व पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी के अलावा जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आप लोग छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं हो, हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना जरूरी रहेगा क्या? हाँ बताओ आप लोग।
जैव विविधता किसे कहते हैं? सामने रहते तो नेक्स्ट डे जरूर इसका मैं आपको होमवर्क देती कि किसे कहते हैं जैव विविधता, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई एक बच्चा मुझे जरूर ग्रुप में रिकॉर्ड करके भेजना कि जैव विविधता किसे कहते हैं, ठीक है। तो भारत का विशाल मैदान ना ही मिट्टी के अलावा बल्कि जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एशियाई गेंडों के तीनों सहित कई शाकाहारी विस्तृत मैदान, जैसे कौन कौन से चीजें देखने को मिलती है हमको? भारतीय गेंडे, नाम लिखो, भारतीय गेंडे है ना, भारतीय गेंडे, सुमात्रा गैंडा, सुमात्रा गैंडा, ठीक है। और लिखो भारतीय हाथी, भारतीय हाथी, और लिखो मृग, और लिखो छोटा सुंदर बारहसिंह, छोटा सुंदर बारहसिंह, ठीक है। भारत के विशाल मैदानों में हरियाली व पोषक तत्वों की मिट्टी के अलावा जैव विविधता भी है, जैव विविधता भी है, जैसे भारतीय गैंडे, जैसे भारतीय गैंडे, सुमात्रा गैंडे, सुमात्रा, सुमात्रा गैंडे, भारतीय हाथी, ठीक, मृग, छोटा सुंदर और बारहसिंगा, ठीक है। ये सब क्या है? शाकाहारी जानवर है, ठीक है। अगर इन्हें प्रॉपर से ये जो खाते हैं, अगर ये इनको वैसा आहार नहीं मिला तो क्या हमारे देश में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो टोटली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये टोटली डिपेंड किस पे है? ये पेड़ पौधों पे है ना, हरी पत्तियों पे है जो ये खाते हैं। ये हर एक चीज खा सकते हैं क्या? नहीं। जो ये खाते हैं ये अवेलेबल है हमारे इंडिया में, क्यों? क्योंकि हमारे भारत की मृदा वैसी है। तो ये इससे क्या होता है? हमारी जैव विविधता देखने को मिलती है ना। भारतीय मैदानों के हिसाब मतलब के कारण जैसी मृदा है उसकी वजह से हमारे देश में जैव विविधता जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, खनिज, है ना। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? खनिज। खनिज की दृष्टि से भी हमारे भारत के विशाल मैदान के लाभ मिला जाता है। जैसे उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी के जमाव के प्रचुर और सघन है, जिससे जलोढ़ मिट्टी में, सेकंड पॉइंट लिखो, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या है? पोटास, पोटास, फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर, है ना। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या है आपका? पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर होता है, जो कौन कौन से किस किस चीज के लिए लाभदायक होता है? आपके धान, गेहूं, ठीक है, धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, दलहन, गन्ना, मक्का, इन सब चीजों के लिए क्या है? मतलब ये हमारे खेती के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो जैव विविधता हो गया, खेती हो गया। अब आते हैं हमारा
वनस्पति। ठीक है, ये हो गया। तीसरा लाभ लिखो, भारत के विशाल मैदान में, भारत के विशाल मैदान में, ठीक है, भारत के विशाल मैदान में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनमें से प्रसिद्ध वनस्पति कौन कौन सा है? प्रसिद्ध वनस्पतियों के नाम लिखो। मैंग्रोव ट्री, ठीक है, मैंग्रोव ट्री। हाईवुड टिम्बर आदि। ठीक है, तो जैव विविधता मिलती है, खेती मिलती है, प्लस वनस्पतियां है। किनकी वजह से? भारत के विशाल मैदानों की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा भारत का विशाल मैदान कैसे निर्मित हुआ है, और भारत के विशाल मैदान का क्या देखे हमने, उसके लाभ देखे। अब आता है उसका डिवाइडेशन। ठीक है, मतलब भारत का विशाल मैदान को हम कैसे पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा दूं, पहले आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इसे रब कर दे रही हूँ। अब भारत के विशाल मैदान के टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्लास पहले की क्लास, चाहे वो जो भी हो, उसको अटेंड करना है। दूसरी क्लास कुछ भी हो, भाग जाना है ना। 2 घंटे नहीं दे सकते अपने जीवन के आप लोग। चलो हेडिंग डालो, भारत के विशाल मैदान का विभाजन। भारत के विशाल मैदान का विभाजन। ठीक है, 2 तरीकों से किया गया है। ठीक है, पहला कौन सा लिखोगे आप लोग? पहला लिखो उत्तर से दक्षिण विभाजन। उत्तर से दक्षिण विभाजन। दक्षिण विभाजन। ठीक है, फिर दूसरा लिखोगे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर के विभाजन में कौन कौन सा रहेगा? उत्तर से दक्षिण की ओर में विभाजन में रहेगा, पहला लिखो भाबर मैदान। भाबर मैदान,
भाबर, भाबर, बाबर मत लिखना ना, भाबर, भाबर मैदान। दूसरा है आपका तराई मैदान। तीसरा है आपका, ओ नहीं दिख रहा इधर, भाबर नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। बांगर, नंबरिंग मैं बोल दे रही हूँ ना, बोल दे रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड ज्यादा चाहिए रहेगा। अच्छा, उत्तर से दक्षिण में ना पहला लिखो भाभर, भाभर मैदान। दूसरा लिखो तराई मैदान। तीसरा लिखो बांगर मैदान। चौथा लिखो खादर मैदान। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में जो जो हम मैदान पढ़ेंगे वो कौन कौन सा मैदान है आपका, भाबर मैदान, दूसरा है तराई मैदान, तीसरा है बांगर मैदान और चौथा है खादर मैदान। ठीक है, अब आते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान। पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान में कौन सा आएगा आपका, पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान, हेडिंग डालो, पश्चिम से, पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान। पहला आएगा राजस्थान मैदान, राजस्थान, राजस्थान मैदान। दूसरा आएगा आपका पंजाब हरियाणा मैदान, कौन सा आएगा, पंजाब हरियाणा मैदान। ठीक है, दूसरा कौन सा था, पंजाब हरियाणा मैदान। तीसरा है गंगा मैदान, गंगा मैदान। ठीक है, और चौथा आएगा आपका ब्रह्मपुत्र मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो उत्तरी या भारत का विशाल मैदान को समझने के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। भारत के उत्तरी मैदान का विभाजन कौन कौन सा है, उत्तर से दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन कौन कौन सा रहेगा आपका, पहला है भाबर का मैदान, दूसरा है तराई का मैदान, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर। ठीक है, उसी को हम पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन देखते हैं। तो पहले राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो बड़ा सा, उत्तर से दक्षिण का विभाजन, और उसमें पहला डालो भाबर का मैदान। हो गया, हेडिंग डाल लिए। हो गया, पहला लिखो भाबर का मैदान। भाबर का मैदान क्या है और कैसा है उसका, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है भाबर का मैदान। भाबर का मैदान क्या होता है,
जैसे कि हिमालय है ना, हिमालय के निचली हिस्सा मान लो जाए, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ये आपका पहाड़ी वाला हिस्सा हो गया, और ये आपका थोड़ा क्या होगा, भाबर का मैदान आएगा, फिर यहाँ पे तराई का मैदान है, फिर ऐसे जाके ऐसे, है ना, तो ये आपका है हिमालय, ये आपका आता है भाबर, ये आता है आपका तराई, ठीक, ये आता है आपका खादर, और ये भी खादर है, बीच में पड़ने वाला बांगर है, ठीक है। तो भाबर का मैदान क्या कहता है, भाबर का मैदान उपजाऊ नहीं है, ठीक है। भाबर का मैदान उपजाऊ क्यों नहीं है, क्योंकि ये हिमालय के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, मतलब जो हमारा शिवालिक है ना, पहला कौन सा हिमालय है आपका, महान हिमालय है, फिर कौन सा है, लघु हिमालय है, फिर कौन सा आता है आपका, शिवालिक है ना। तो शिवालिक के नीचे वाला हिस्सा से ले लो 0, और 0 से लेके 15 किलोमीटर, ठीक है। तो उतने एरिया पे कौन सा मैदान फैला है आपका, भाबर का मैदान, ठीक है। यहाँ ये क्या होती है, उपजाऊ एरिया नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हिमालय है, पर्वत है, तो उसकी क्या है, यहाँ पे कंकड़ उपस्थित है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या करना है, खेती करना क्या है यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। तो भाबर का मैदान उसी को ही कहा जाता है, ठीक। और क्या है इसमें, भाबर के मैदानों में नदियां जो आती है ना, वो क्या हो जाती हैं, कुछ नदियां क्या होती है यहाँ पे आके, क्योंकि इतने मात्रा में कंकड़ है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाती हैं, कुछ नदियां जो है वो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, गायब हो जाती हैं, विलुप्त नहीं होती, गायब हो जाती हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है। और क्या होते हैं यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर नदियां जो है अपने अवसाद को ऐसे इकट्ठा करती है जैसे वो अर्धचंद्राकार के रूप में हो, ठीक है। भाबर के मैदान में जो भी नदियां आती है वहां पे अपने अवसाद लेकर आके ऐसे इकट्ठा करती है कि वो अर्धचंद्राकार के रूप में दिखती है, और एक पंखे की आकृति ले लेती है, ठीक है, एक पंखा जो फैन है उसकी आकृति ले लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर के लोग उसको क्या कहते हैं, कछारी पंखे या जलोढ़ पंखे कहते हैं। तो भाबर का मैदान, हेडिंग डालो, भाबर का मैदान की निर्माण, है ना, निर्माण कैसा हुआ है या निर्मित कैसा हुआ है, पहले तो ये लिखो विस्तार, सॉरी विस्तार लिखो, है ना। भाबर के मैदान का विस्तार क्या है, हिमालय से लिखना, हिमालय से 0 से 15 किलोमीटर तक की दूरी पे, है ना, कहाँ तक का विस्तार है इसका, हिमालय मतलब समझ रहे हो शिवालिक श्रेणियां, है ना, तो हिमालय से 0 से 15 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। निर्माण, है ना, निर्माण कैसे हुआ है इसका, पॉइंट डाल के लिखोगे तो जल्दी याद होगा। निर्माण कैसे हुआ है, कंकड़ से, है ना, कंकड़ों से हुआ है इसका, ठीक है, कंकड़ और बालू, है ना, कंकड़ प्लस बालू, बालू मीन्स थोड़ा मोटा रेती, ठीक है, कंकड़ प्लस बालू हो गया, ये उससे क्या है, उससे निर्मित हुई है, ठीक है। इसमें और विशेष क्या है कि ये उपजाऊ नहीं है ना, तो यहाँ पे डालो उपजाऊ योग्य नहीं है, उपजाऊ योग्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, अवसाद अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अवसाद जो है वो कैसे है, अर्धचंद्राकार है और पंखे की आकृति लिए हुए हैं,
पंखे की आकृति लिए हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कछारी पंखा कहते हैं। ठीक है, आ सकता है, ध्यान में रखना। ठीक है, कछारी पंखा या जलोढ़ पंखा, कछारी पंखा या जलोढ़ पंखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भाबर का मैदान। ठीक है, तो भाबर के मैदान में इतने ही है। बाकी जो है वो तराई का मैदान जो है वो हमने नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक, अभी पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कल की क्लास में तराई का मैदान। ठीक, मैदान वाले हिस्से में बिल्कुल सही रहना, क्योंकि इसी से ही सारा भारत है, खेती किसानी होगी। ठीक है, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग कल देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो गुड नाइट।